हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी करेंगे पार्ट 2 की। जो साइंस का मैंने अति महत्वपूर्ण सवालों को आप लोगों के सामने बताया था, तो वो 10 पार्ट तक कंप्लीट हुआ था। उसके आगे का मैं आज 11 पार्ट से कराऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो आज हम लोग 11 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो है अधातुओं का रसायन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टिक करते जाइए या फिर कहीं लिख लीजिए रोक रोक करके वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का सवाल आपसे पूछता है, उपधातु किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन करता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अधातुओं एवं धातुओं के भौतिक गुणों की तुलना की। भौतिक गुणों की तुलना कभी कभी ये पूछता है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। इस चैप्टर से मैं 3 इतने महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा कि बाकी जो मैं जो भी बता रहा हूं वो आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन 3 सवाल में से कम 2 सवाल तो जरूर पढ़ करके जाइएगा। वो आने की संभावना इस साल बहुत ज्यादा है। तो फिर भी मैं कुछ और क्वेश्चन टिक करा दे रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल 3 ही क्वेश्चन बता करके मैं स्किप कर दूं, ऐसा नहीं है। मैं बाकी क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट टिक कीजिए आप। निम्नलिखित क्रियाकलाप हाइड्रोजन के किन गुणों को दर्शाता है, ये क्वेश्चन है। तो जैसे पहला, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा उड़ता है। हाइड्रोजन से भरे गैस जार के मुंह के समीप जलती हुई तीली ले जाने पर पॉप की आवाज होती है। ऐसा क्वेश्चन आपसे मतलब क्यों वाला, कारण वाला क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो थोड़ा देख लीजिएगा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण सवालों में। वह कौन सी गैस है जो जलने में सहायक है, उसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, सचित्र वर्णन कीजिए तथा गैस की उपयोगिता बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका, जो मैं 3 क्वेश्चन बोला था ना, तो उसमें से पहला ये है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन का पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, उसका सिद्धांत, उसका रासायनिक समीकरण, उसका जो चित्र है वो डायग्राम उसका पूरा पढ़ लीजिएगा, और उसका रासायनिक गुण वगैरह पढ़ लीजिएगा, कुछ उपयोगिता पढ़ लीजिएगा। तो ये फुल क्वेश्चन के रूप में तैयारी हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, या फिर आपसे पूछेगा हाइड्रोजन बनाने की विधि। तो हाइड्रोजन में भी वही हाइड्रोजन बनाने की विधि देख लीजिएगा, रासायनिक समीकरण देख लीजिएगा, चित्र देख लीजिएगा, उपयोग देख लीजिएगा। ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक है नाइट्रोजन। ये 3 चीजें आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। 3 में से अगर आपको फिर भी स्किप करना है तो 2 तो कम से कम, कोई सा भी 2 आप इन तीनों में से पढ़ करके जाइएगा। 100% एग्जाम में आएगा, वो भी फुल क्वेश्चन के रूप में आता है, राइट। रासायनिक समीकरण, चित्र, विधि, उपयोग, ये सब में से कोई भी 3 पूछ सकता है। तो आप पूरा क्वेश्चन फुल क्वेश्चन के रूप में तैयार करके जाइएगा, ताकि बड़े क्वेश्चन में यदि आए तो आप उसको लिख सको, राइट। चलिए, इस चैप्टर से बस इतना ही है इंपॉर्टेंट, और बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। अब इसमें से इंपॉर्टेंट है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए करके क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो इसको देख लीजिएगा। अब इसमें से भी मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही बताऊंगा, राइट। बाकी भी क्वेश्चन में बताऊंगा जो 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन के रूप में आते हैं वो उसको स्किप मत कीजिएगा, उसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। फिर विद्युत जनित्र के सिद्धांत लिखिए करके क्वेश्चन करता है। फिर और देखिए, विद्युत मोटर का उपयोग किन किन उपकरण में किया जाता है, कोई 3 के नाम लिखिए, ऐसे करके क्वेश्चन कर देगा। फिर है चुंबक के 3 प्रमुख गुणों को लिखिए। चुंबक के 3 गुण लिखना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में विद्युत मोटर का वर्णन कीजिए निम्नलिखित बिंदुओं पे। तो आपसे पूछ देगा नामांकित रेखा चित्र बनाइए आप, तो चित्र बनाना पड़ेगा विद्युत मोटर का, सिद्धांत, और फिर तीसरा हो जाएगा कार्यविधि। तो ये आपको पता होना चाहिए। विद्युत मोटर जरूर पढ़ करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विद्युत मोटर के साथ साथ आप विद्युत जनित्र भी पढ़ लीजिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं, राइट। फिर इसके अलावा कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली को किसी धारामापी से जोड़िए। क्या होगा यदि दंड चुंबक को कुंडली के अंदर धकेला जाए, कुंडली के भीतर रखा जाए और कुंडली से बाहर निकाला जाए। तो ये सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण को आपको पूछ रहा है। जब हम लोग कुंडली के समीप चुंबक को लेकर के जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो क्या उसमें उत्पन्न होता है, इसी को क्वेश्चन किया है। तो सीधा सीधा आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जरूर पढ़ करके जाइएगा। बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है डायग्राम के साथ, ठीक है। साइड में आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, तो इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्युत मोटर क्या है, ये क्वेश्चन करता है आपको।
फिर उसके बाद किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय बल रेखाएं खींचने संबंधी प्रयोग का वर्णन कीजिए निम्न बिंदु पर। प्रायोगिक चित्र, प्रयोग विधि और सावधानियां, ये पढ़ लीजिएगा, बस इस पार्ट के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए इस पार्ट से आप बाकी चीजें स्किप कर सकते हो, लेकिन विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र जरूर पढ़ करके जाइएगा। विद्युत जनित्र मतलब डायनेमो, 100% पढ़ करके जाइएगा, आता है ये। विद्युत मोटर या डायनेमो आता है लिखने के लिए, उसका क्रियाविधि, नामांकित चित्र, ये सब आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ। प्रकाश परावर्तन अपवर्तन गोलीय सतह से। इससे पहले जो चैप्टर था वो समतल सतह से था, अब हम लोग गोलीय सतह से करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, बताइए कि आप समतल, अवतल, उत्तल दर्पणों की पहचान स्पर्श करके व प्रतिबिंब देखकर किस प्रकार पहचान करेंगे। आप कैसे जो है छू करके या उनका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है उसको देख करके कैसे पता करेंगे कि कौन समतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। फिर इसके बाद आपका है गोलीय दर्पण के लिए निम्न को परिभाषित कीजिए। तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन में पूछ देता है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहेंगे, द्वारक किसे कहेंगे, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देता है। अब इसमें से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें तो लेंस की क्षमता क्या है, इसकी इकाई लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। 2-3 नंबर के सवाल में इसको ही पूछ देता है। इसके अलावा बाकी स्किप कर सकते हैं आप। और ज्यादातर इस चैप्टर से ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे ज्यादा करता है, राइट। तो न्यूमेरिकल इसमें से जहां इस चैप्टर से जहां से मिले, जहां जैसा मिले न्यूमेरिकल आप पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें से पूछता है, मतलब इसमें गणितीय रूप ज्यादा पूछता है, राइट। तो मैं वो सब नहीं बता रहा आपको, हाँ कहीं जरूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। इसके अलावा आपसे पूछ देगा, सिद्ध कीजिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये क्वेश्चन कर देता है कभी कभी। या गोलीय अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, मतलब वही चीज को पूछ देता है आपसे। या तो सीधा सीधा पूछेगा कि बताइए कि दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऐसा पूछ देगा, या फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, ऐसा क्वेश्चन करता है आपसे, राइट। तो इसको देख लीजिएगा आप इस चैप्टर से। फिर इनके गोलीय दर्पणों के उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनके उपयोग, मतलब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इनके उपयोग, ये पूछता है आपसे इस चैप्टर से। फिर आपसे पूछेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के आधार पर निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। तो बगल में आपको सारणी दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा वक्रता केंद्र पर हो, फोकस बिंदु F पर हो, तो कैसा, मतलब प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो इस टेबल को आपको क्या करना है, भरना है, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपका जैसे अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर चाहिए तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है उसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए, लेंस की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन करता है। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। इसके अलावा उत्तल एवं अवतल दर्पण में अंतर जरूर पढ़ करके जाइएगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी अंतर आप पढ़ करके जा सकते हैं, लेकिन उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, आता है एग्जाम में, राइट। हो गया इस चैप्टर का कंप्लीट। अब आते हैं मेन चैप्टर पे, जो है आपका जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पुष्प का चित्र बनाकर उसके नर एवं मादा जनन अंगों को दर्शाइए। तो केवल डायग्राम बना करके नर जनन अंग और मादा जनन अंग को बताना है फूल में, वो देख लीजिएगा आप। लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखने के लिए आता है, तो इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। इसके बाद आप स्किप कर सकते हैं बाकी चीजें। फिर एक है गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद है मनुष्य के जनन कोशिकाएं कहां बनती हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब नर जनन अंग का डायग्राम पूरा उसका डिस्क्राइब, मादा जनन अंग का डायग्राम उसका डिस्क्राइब। ज्यादातर आपसे केवल डायग्राम बनाने के लिए ही आता है, तो टेंशन मत लेना, लेकिन अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप उसमें उपस्थित जो अंग हैं उनके बारे में डिटेल थोड़ा थोड़ा जरूर लिख करके आइएगा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन करता है वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं, फिर पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, बीजाणु किसे कहते हैं, मुकुलन किसे कहते हैं, ये सब 2-2 नंबर के सवाल आपसे छोटा छोटा करता है। हो गया इस चैप्टर का कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अनुवांशिकी, जनकों से संतानों तक। तो इसमें आपको अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद करता है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
फिर इसके अलावा आपसे पूछ देगा, इसके अलावा इसमें आपको पूछेगा अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछता है आपको 2 नंबर के सवाल में। तो देख लीजिएगा, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, या आपसे पूछेगा प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। ये पूछता है प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण, अनुवांशिकी के जनक, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। 3 क्वेश्चन इसमें से जरूर पढ़िएगा आप। अनुवांशिकता के जनक कौन है, अनुवांशिकी के जनक कौन है, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण, फिर है मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो ये जरूर पढ़ करके जाइएगा। इसके अलावा मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग में विपरीत लक्षणों के से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी के कारक किस प्रकार बनेंगे, रेखाचित्र द्वारा दर्शाइए। तो ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर पे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। इसमें आपको आयुपेक नाम लिखने के लिए आता है, आईयूपीएसी नाम। तो आपको बगल में दिख रहा होगा डायग्राम, इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आएगा। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि नाम दे देगा और बोलेगा उसका संरचना चित्र बनाइए। ठीक है, जैसे 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा, इसको पूछ देगा आपको। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, या तो आपको आयुपेक नाम चित्र दे करके पूछ सकता है, या फिर नाम दे देगा, आपको उसका चित्र बनाना है, ऐसे उल्टा क्वेश्चन भी कर देता है। राइट, तो इसको देख लीजिएगा, मतलब आईयूपीएसी नेम पढ़ करके जाइएगा। इसके अलावा फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो ये सब देख लीजिएगा, छोटा छोटा है। फिर ये 2 नंबर के सवाल में है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है, चित्र सहित उसका पूरा पढ़ लीजिएगा आप, एथेनॉल बनाने का। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, शीघ्र सिरका विधि किसे कहते हैं, या सिरका किसे कहते हैं, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, ये जरूर पढ़ करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर इसके बाद बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, तो पीवीसी किसे कहते हैं, या फिर आपसे कर सकता है पीवीसी की संघनित संरचना क्या होती है, इसके कोई 4 उपयोग लिखिए या इसके उपयोग लिखिए, ऐसा करके क्वेश्चन करेगा। तो पीवीसी में पीवीसी और पीवीसी के उपयोग जरूर पढ़ करके जाइएगा। फिर इसके बाद है आपका बहुलक किसे कहते हैं, एथीन के बहुलीकरण को समझाइए। तो एथीन से क्या बनता है आपका, कम घनत्व वाला पॉलीथीन और उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, ये सब पढ़ करके चले जाइएगा आप। और इसके अलावा आपका टेफ्लॉन वगैरह पढ़ करके जाइएगा। फिर क्वेश्चन करता है आपको किण्वन किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए, ऐसे। फिर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि निम्नलिखित यौगिकों के क्रियात्मक समूह के पहचान कर आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए एवं उनके आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए बोलेगा, जैसे HCOOH, ऐसा। तो इसमें HCOOH में क्या है आपका, फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल बोलते हैं HCOOH को। ठीक है, तो यौगिक का नाम हो गया। क्रियात्मक समूह इसमें कौन सा है, तो COOH इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह है आपका। फिर इसके बाद इसको आईयूपीएसी नाम में क्या बोलते हैं, तो इसको मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इस टाइप का बहुत सारे दिया गया है। CH3OH पढ़ लीजिएगा, CH3COOH इसको पढ़ लीजिएगा, फिर C2H5OH इसको पढ़ लीजिएगा। तो कुछ नहीं है, ये OH अल्कोहल वाला है और COOH कार्बोक्सिलिक वाला है। राइट, तो बगल में आपको अभी डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये उसका आंसर है, इस टाइप का पढ़ लीजिएगा इसको। राइट, फिर इसके बाद है आपका जैव उत्प्रेरक या एंजाइम किसे कहते हैं, 2 एंजाइमों के नाम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन कर देगा आपको। फिर मेथिल तथा प्रोपिल मूलकों में क्रियात्मक समूह OH जोड़कर बनने वाले यौगिकों का सूत्र एवं आईयूपीएसी नाम लिखिए। मतलब आपको मेथिल और प्रोपिल में क्या जोड़ना है, आपको OH जोड़ना है, तो ऑल आ जाता है, तो मेथेनॉल हो जाएगा और प्रोपेनॉल हो जाएगा, ऑल दिखाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, OH समूह को जोड़ना है, CH3 मेथिल हो गया और इसमें OH जोड़ दीजिए, तो मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाता है, मेथेनॉल बोलते हैं। राइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैनिक जीवन में रसायन। अब इसमें से आप देखिए, नमक के 2 प्राकृतिक स्रोत लिखिए, ये क्वेश्चन करता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तथा कोई उपयोग लिखिए, ऐसा आता है आपको। उत्फुलन पूछता है इसमें से, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन करता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन करता नहीं है आपसे। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे वायुरोधी मतलब एयर टाइट डिब्बे में क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे करता है। फिर इसके बाद है आपका, देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच को बनाने के लिए निम्न शीर्षकों के आधार पर इसका वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको पूछेगा आवश्यक पदार्थ और कांच को रंग देने वाले पदार्थ के बारे में बताइए। फिर टैंक या भट्टी में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन करता है, फुल क्वेश्चन के रूप में तैयारी करके जाइएगा।
फिर इसके बाद सीमेंट निर्माण की विधियों को बताइए करके, तो इसको भी फुल क्वेश्चन के रूप में तैयारी कीजिएगा। फिर आपसे पूछता है साबुन के मिशेल का निर्माण किस प्रकार होता है, ये आप पढ़ करके जाइएगा, साबुन के मिशेल का निर्माण। इसके बाद इसमें बाकी तो कुछ है नहीं, कांच का रासायनिक सूत्र वगैरह पढ़ लीजिएगा, पूछता है 2 नंबर में। विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखिए, ये पूछता है। तापानुशीतन किसे कहते हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पूछता है आपसे। साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं उपयोग लिखिए, ये क्वेश्चन करता है। सब 2-2 नंबर के हैं, एक लाइन का आंसर है इसका, राइट। तो इसको पढ़ लीजिएगा। और कांच बनाने की विधि को जरूर पढ़ करके जाइएगा। इसमें उपयोगी कच्चे पदार्थ, प्रवाह आरेख, मतलब फुल क्वेश्चन के रूप में पढ़ करके जाइएगा। फिर इसमें साबुन और अपमार्जक में अंतर 100% आता है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर क्लिंकर को परिभाषित कीजिए, सब छोटा छोटा है, एक लाइन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। ये इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समझाइए क्यों, क्यों करके क्वेश्चन करता है आपसे। सौर कुकर बक्से को भीतर से काला रंग आ जाता है, क्यों? पता ही है हमको, काला रंग किसको प्रभावित करता है, ये जो काला रंग है किसको प्रभावित करता है? धूप को। इसीलिए गर्मी के दिनों में काला रंग नहीं पहना जाता है ना। काला रंग से काला रंग को क्या करते हैं हम लोग, अवॉइड करते हैं। काला रंग के कपड़े हम नहीं पहनते। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सौर कुकर के बक्से को कांच की सीट से ढकते हैं, क्यों? सौर कुकर बक्से में समतल दर्पण परावर्तक उपयोग किया जाता है, क्यों? ऐसे करके क्वेश्चन करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के बीच विभेद लिखिए, मतलब अंतर लिखिए, ये पूछता है क्वेश्चन आपसे। सौर ऊर्जा के उपयोग, सौर ऊर्जा उपयोग के लाभ लिखिए, ये पूछता है। पवन ऊर्जा के कोई 2 उपयोग लिखिए। सौर पैनल किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए। तो ज्यादातर इसमें से उपयोग ही पूछता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा मोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं और नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, ये जरूर पढ़ करके जाइएगा। ये पूछता है इस चैप्टर से, सबसे इंपॉर्टेंट। ऊर्जा के प्रकारों के नाम लिखिए तथा इसके स्वरूप को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन करता है। फिर है आपका बायोगैस संयंत्र, सचित्र वर्णन कीजिए। बायोगैस संयंत्र भी पूछता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। फिर 2-2 नंबर का सवाल एकदम छोटा छोटा। सौर सेल के कोई 2 लाभ लिखिए। सौर कुकर के 2 उपयोग लिखिए। बायोगैस क्या है, इनके घटक के नाम लिखिए। बायोगैस के 2 उपयोग लिखिए। बस यही सब क्वेश्चन करता है। और इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन पे ज्यादा मैंने जोर दिया है, उन सबको जरूर पढ़ करके जाइएगा। और फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में यदि अभी तक बने हुए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम मेरे ख्याल से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कल शायद एग्जाम है साइंस का। इन सब क्वेश्चनों को तैयारी करके जाइएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफी मदद करेगी, राइट। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।